इस सब के बाद आपको स्विमिंग पूल खोलने का आइडिया कैसा आया? स्विमिंग पूल का आइडिया तो नहीं था, बचपन की हॉबी सबकी होती है। देहरादून में जो लोकल हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स थे, ये जो बिल्डिंग बनाते थे या स्विमिंग पूल्स बनाते थे, देहरादून में अवेलेबल नहीं थे। तो सब कुछ रॉ से खुद ही किया है। हाँ, एक ईंट खुद अपने भाइयों के साथ। ऑफकोर्स मेरा एक फ्रेंड है, कॉन्ट्रैक्टर था वो भी उस टाइम स्ट्रगल फेस में था। अच्छा, फर्स्ट टाइम उसके लिए भी एक्सपीरियंस था कि स्विमिंग पूल बनाएगा वो, है ना। तो ऐसे करके हमने बनाना स्टार्ट किया। तो बाकी चैलेंजेस ये थे कि काफी टफ जर्नी रही है स्विमिंग पूल बनाने की भी। अभी आगे हम पॉडकास्ट में बात कर लेंगे इस पे। इस एज ग्रुप में जो मैं बता रहा था कि जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, काफी ऑफिसर्स भी बने हैं, काफी कॉम्पिटिशन्स में भी लड़ाई करी है उन्होंने। एक स्विमिंग पूल खोलने में इतना स्ट्रगल होगा मैंने नहीं सोचा था, और आपसे बात करके जब पता लगा तो और ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि आप यहाँ पर आए, आपने अपनी स्टोरी सुनाई। ऑलराइट, 3, 2, 1 लेट्स गो। मैंने जब द स्मॉल टाउन शो शुरू किया था तो एक मोटिव था कि देहरादून और यहाँ के लोगों की कहानी आगे तक पहुँचाऊँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब देहरादून के बिजनेस ओनर्स यहाँ पर आते हैं, क्योंकि उनके स्ट्रगल और सक्सेस की जब मैं स्टोरी सुनता हूँ तो एक पर्सनल लगता है बहुत ज़्यादा। अपने ही लोग हैं। आज हमारे साथ मिस्टर शुभम नेगी हैं, जो ब्रोस क्यूब स्विमिंग पूल के ओनर हैं, और ओनर ही नहीं, आप कोच भी हैं। और इन्होंने वो स्विमिंग पूल तब शुरू कर दिया था जब यहाँ पे 2-3 स्विमिंग पूल ही हुआ करते थे। राइट, इट्स तो थर्ड स्विमिंग पूल ऑफ देहरादून। तो वेलकम टू द स्मॉल टाउन शो। नेगी जी, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं, आप बताएं। एकदम बढ़िया। तो आप बचपन से देहरादून में ही हो ना? हाँ, बचपन से नहीं, माय 10th वाज फ्रॉम हियर। उससे पहले मैं फादर के साथ था, आर्मी बैकग्राउंड है। हाँ। सो डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट स्कूल्स, मोस्ट ईस्ट। कौन से साल में आए थे आप देहरादून में? 2009। तो मतलब वो पुराना देहरादून आपने देख रखे हो ना? ऑफ कोर्स, द क्रंच बिटवीन द देहरादून घंटाघर रोड। हाँ, और एक घंटे तक बाइक से रुके रहते थे। जब वो कुमार स्वीट शॉप वहाँ पे हुआ करते थे, तो वो टाइम आपने देखा हुआ है। अब वो हमारी यादों में रह गया। तो आप उस टाइम के बारे में कुछ बता सकते हैं कि कैसा टाइम था आपका? और उस टाइम मतलब एक नॉर्मल देहरादून का लड़का क्या सपने देखता था? दैट टाइम मैं तो स्कूल में था। हाँ। और कभी कभी बाजार जाना हो पाता था। विक्रम चलते थे उस टाइम पे। अब तो पॉल्यूशन की वजह से वो भी बंद हो गए हैं धीरे धीरे, बट उस टाइम पॉल्यूशन बहुत कम था। हाँ। और भीड़ भी कम थी, बट फिर भी इंजॉय होता था देहरादून में, क्योंकि पहाड़ हैं हमेशा। जहाँ पहाड़ होंगे वहाँ पे इंजॉय तो हमेशा ही रहेगा। बिल्कुल। उस टाइम ये सोचते थे कि अभी स्कूल कर रहे हैं, स्कूल भी पास में था, ज़्यादा दूर था नहीं, साइकिल से जाना आना होता था। और गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा थी नहीं, मज़ा आता था साइकिल का एंजॉय। वो आपको भी पता ही है, अब तो ट्रेंड चेंज हो रहा है, फिर से साइकिल में आ रहे हैं लोग। हाँ, वो हेल्थ को लेके आ रहे हैं, बट पहले तो सब ऐसे ही चलते थे। हाँ, साइकिल पहले तो डेली नीड्स में आता था वो कि भाई साइकिल में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि और कन्वीनियंस कोई था नहीं, है ना। तो ऐसा कुछ देखते थे उस टाइम। बस दोस्तों के साथ एंजॉय रहता था। स्कूल के बाद ही रहता है जो कॉलेज टाइम पे सोचता है आदमी, जो सोचता है। आप कौन से स्कूल में थे? यहाँ पे मैंने KVIMA से किया हुआ है। मैं KVFRI से हूँ। ओके। KVFRI में मेरा फ्रेंड था एक, काफी फ्रेंड थे एक्चुअली। मैं खेलने आते थे, मैं फुटबॉल बैकग्राउंड में, मेरा फुटबॉल भी खेलता था। वो केवी वालों को रहता था ना, कभी स्कूल जाके खेल रहे हैं। हमारा जो कैंप लगता था IMA का, FRI में लगता था गेम्स का। मैं तो बोर्ड्स के एग्जाम देने कई बार आया हूँ, मतलब वहीं हमारा सेंटर ही वही था। IMA था, ONGC पढ़ता था। अरे वाह यार, हम तो कलीग्स ही निकले एक तरीके से। आपका कब का है? मैं 2013। आपका कौन सा? एक साल पहले। अच्छा, 2012। अरे वाह, ठीक है। तो उस टाइम देहरादून का जो माहौल था काफी शांत था और अच्छा था। मजा आता था। मजे आते थे भाई। मसूरी जाने से पहले सोचना नहीं पड़ता था। हाँ। उस टाइम मसूरी भी जाना बड़ा टास्क था। अपनी या तो स्कूटी हो। बिल्कुल। हमारे पास स्कूटी हुआ करती थी, एक एक्टिवा मेरी मौसी की। उसमें हम जाया करते थे। और वो उस टाइम 2002-2003 की स्कूटी थी वो भी। हाँ, मेरी भी सेम एक्टिवा थी। और हम सब लोग स्कूटी में जाया करते थे मसूरी। और बाकी दूसरा हमारे पास जो स्पॉट था वो पोंटा। हाँ। ओल्ड जो नहर रोड है, वहाँ जाते थे। बस यही था। तो उस टाइम यार क्या सपने थे आपके? क्या बनना चाहते थे उस टाइम, जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे? पहाड़ में रहे थे। उससे पहले जो मेरी 7th 8th के आसपास की पढ़ाई है वो पहाड़ों पे ही हुई है। हाँ। उससे पहले भी ईस्टर्न जितने स्टेट हैं हमारे 7 सिस्टर्स में, उसमें 3 स्टेट में मेरी अलग अलग पढ़ाई हुई है। तो वहाँ पे इतना एक्सपोजर नहीं है। अभी भी हम देखते हैं तो काफ़ी एक्सपोजर कम है ना। तो इतना कुछ पता नहीं था। आर्मी बैकग्राउंड से थे तो लगता था कि आर्मी में ही जाएंगे बाय एनी मीन्स की, या तो आप डायरेक्ट भर्ती हो जाएं,
या आप एनडीए के थ्रू जाएं, तो इतना ही सब कुछ पता था। बाकी 10th जब तक हम कर रहे थे तब तक तो स्ट्रीम भी पता नहीं थी क्या लेना है, क्योंकि सीबीएसई बैकग्राउंड है ना। तो उस टाइम तो ऐसा ही पता नहीं था, बट आर्मी पता था कि आर्मी में जाना है किसी तरीके से, तो उसी की तैयारी कर रहे थे धीरे धीरे, एनडीए की तैयारी कर रहे थे। 10th के बाद एजुकेशन यहाँ पे कॉमर्स ली मैंने, कॉमर्स से किया है, और मैथ्स भी थी साथ में। उसके साथ फिर एनडीए मैंने दिया। एनडीए पे वहाँ पे जब उस टाइम एज का भी थोड़ा सा फैक्टर था, तो मेरा एज जो है 12th होते होते ही उसके आसपास ही गुजर गया एनडीए होते होते। तो तैयारी भी नहीं हो पाई और एनडीए भी नहीं निकला। उसके बाद फिर कॉलेज की जर्नी है। तो स्कूल टाइम पे बस इतना ही सोचते थे कि आर्मी में चले जाएंगे। उसके अलावा बचपन के जो सपने होते हैं उसमें था पायलट बनेंगे। अच्छा। और बीइंग मिडिल क्लास फैमिली, पायलट बनना तो उस टाइम तो टफ ही था, और पैसा भी बहुत लगता था। इतना पैसा भी नहीं था। तो ये है। तो वही था ना, देहरादून के लड़के ना उस टाइम सोचते थे कि बस जैसा घर में माहौल है ना, अगर घर में डॉक्टर हैं या घर में इंजीनियर है तो वह सोचते थे बस यही करना है हमको, बाकी घूमने में थोड़ा ध्यान रहता था। यही है, घूमने का तो ये था कि दोस्त यार इतनी ज्यादा भी नहीं थी, लोकल फ्रेंड्स थे कुछ। अपना जो जर्नी थी घर से स्कूल, स्कूल से ट्यूशन से थोड़ा सा खेलने चले जाते थे और फिर वापस घर पे। जो टाइम अपने लिए निकालना होता है वो मॉर्निंग जैसे 4-5 बजे उठ गए तो खेलने चले गए, वरना शाम को ट्यूशंस में बिजी रहते थे स्कूल टाइम पे, तो है ना। वो भी बढ़िया टाइम था। तो मुझे पता लगा था आप सिविल सर्विसेज के लिए भी आपने ट्राई किया था। हाँ। तो वो कैसे स्विच आया आपको आर्मी की ट्रेनिंग की, मतलब एनडीए के आपने एग्ज़ाम दिए उसके बाद? जब मैं ग्रेजुएशन गया, डीएवी से मेरा ग्रेजुएशन है नॉर्मल, मदर मेरी कह रही थी कि कोर्स कर लीजिए कोई प्रोफेशनल कोर्स, बीटेक, क्योंकि उस टाइम बीटेक बहुत हाइप था। सब बीटेक कर रहे थे, है ना। तो आईटीआई करके बीटेक कर लो कह रहे थे, बट मेरा बीटेक में मन था नहीं। तो मैं भी ढूंढ रहा था कि किस कॉलेज के बाद क्या मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एट दैट टाइम उस टाइम बैंक्स का जो एलिजिबिलिटी था वो भी 12th ही था। क्लरिकल लेवल का। अभी तो चेंज हो गया है, उस टाइम जो था कम था। क्लरिकल लेवल आप दे सकते थे 12th के बाद, और आपको 60% लेके आने होते थे और आप दे सकते थे, इजी था। तो मैंने एक बैंकिंग से स्टार्ट करा एक्चुअली मैं कोचिंग लेना। तो वहाँ पे मेरे जो मेंटर्स थे उन्होंने पोटेंशियल देखा मुझ में, उन्होंने बोला कि यू डोंट गो फॉर द क्लरिकल, आप चले जाइए सीधा थोड़ा सा हायर एजुकेशन पे देखो, और या तो पीओ की तैयारी करो या और हायर कोई उसके लिए तैयार करो। तो मैंने फिर सर्च मारा, और मेरे कज़न्स हैं, मेरे मामा हैं, उन्होंने भी मुझे बताया, सजेशन दिया। तो ऐसे ही करके मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। बट पर्सनल लेवल पे बताऊँ तो पर्सनल लेवल पे आसपास बहुत चीज़ें हुई। अब वो स्टोरी अभी इन शॉर्ट है कि अफेक्ट किया मेरे को सोसाइटी के तौर तरीकों ने, और जो हमारी पुलिसिंग है, बिल्कुल पुलिसिंग बहुत ही लिमिटेड है, और अभी उस चीज़ में हम जाएंगे नहीं, बट ये है कि उसने मुझे कहीं ना कहीं अफेक्ट किया था। तो उस तरीके से मुझे पता चला था कि आईपीएस एक ट्रेड है, यू कैन गो फॉर द आईएएस, और फिर आप आईपीएस वहीं से जा सकते हैं। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। मतलब कुछ अपने आसपास चीज़ें बदलना चाहते थे आप? हाँ, वो ये जब आप मेरा ये नहीं था कि मेरे को हायर सबसे ऊपर जाना है, बट ये था कि आई वांट, और मतलब सी अ चेंज जो मेरे को खुद ही लाना पड़ेगा। शायद गांधी जी का कोट भी है ये, है ना, बिल्कुल, कि ब्रिंग द चेंज यू वांट टू सी इन। पहले अपने आसपास वो चेंज लाएं, फिर खुद ही लाना पड़ेगा, बिल्कुल, है ना? तो वही है, इस तरीके से मैंने उस पे किया। तो इस सब के बाद आपको स्विमिंग पूल खोलने का आइडिया कैसा आया? हाँ, ये दैट्स अ इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक्चुअली स्विमिंग पूल का आइडिया तो नहीं था, बचपन की हॉबी सबकी होती है। हम सब जाते हैं, तो हम भी जाते थे भागीरथी रिजॉर्ट, कभी गुच्चू पानी, और नहरें भी बहुत होती थी ना उस टाइम पे। नहरें होती थी, ट्यूबवेल्स होते थे, बिल्कुल, है ना। वो तो जो रॉ ब्यूटी है वो तो हमेशा से थी, बिल्कुल। तो मैं जाते थे, हम लोग दूर भी पड़ता था और देखते थे। उस टाइम पैसों का बड़ा क्रंच रहता है जब आप स्कूल कॉलेज में रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो 100 रुपये इज लाइक बिग अमाउंट, है ना, उस टाइम बहुत बड़े होते थे। जाना और वहाँ तक पहुँचना भी बहुत बड़ा चैलेंज था, देहरादून में था। आप यहाँ से जाएंगे, अगर आप लोकल अगर घंटाघर पे रहते हैं तो फिर तो आप जा सकते हैं। वहाँ से भी अगर आपको गुच्चू पानी जाना था तो वहाँ से भी आपको 2 गाड़ियाँ बदलनी पड़ती थी, है ना। बल्लभपुर आएंगे आप, या तो फिर पहले वहाँ जाएंगे, गढ़ी की तरफ जाएंगे, फिर वहाँ से गुच्चू पानी के लिए अलग गाड़ी लेंगे। बल्लभपुर से गढ़ी में कोई विक्रम भी नहीं मिलता था, डायरेक्ट नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ, कनेक्टिंग था सब कुछ। तो कनेक्टिंग के साथ ही आपको जाना होता था, बिल्कुल। तो इस तरीके से बचपन का सपना भी था एक कि स्विमिंग पूल अपना हो तो बड़ा मजा आए। बाकी मेरा एक
जो इसकी स्टोरी ऐसे है कि ब्रोस क्यूब जैसे हम बात कर रहे हैं ना, तो इसमें जो नाम है ब्रोस और क्यूब इज 3 for 3 है ना, इस क्यूब रूट बोलते हैं, जो क्यूब बोलते हैं बिल्कुल, हाँ, इसको हम जो क्यूब बोलते हैं वो 3, तो हम 3 भाई थे एक्चुअली, मेरे कजन्स थे 2, अच्छा, तो उस पे ही ये नाम भी हमने मतलब अरे वाह। सोचा था। तो बचपन हम सब साथ में ही जाते थे स्विमिंग पूल, जब भी जाते थे हाँ। तो हमने ऐसे ही प्लान बनाया, और मेरा बचपन से हॉबी भी थी स्विमिंग पूल की। दैट्स हाउ इट्स स्टार्टेड कि कैसे बनेगा, फिर वो प्लानिंग प्लॉटिंग मेरा आफ्टर आईएएस का जो मेरी तैयारी थी, उसके बाद मेरे 2-3 गवर्नमेंट एग्जाम्स भी क्लियर हुए एंड मैंने उनको ड्रॉप किया। ऑफ कोर्स इट्स अ टफ डिसीजन फॉर मी टू। बिल्कुल। आप बता रहे थे कि स्विमिंग पूल खोलना देहरादून में बड़ा टफ था उस टाइम पे, तो क्या वजह थी उसकी? या टफ तो देहरादून को आप जानते होंगे, यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर 30 से 35 से ऊपर जाता है तो बारिश शुरू हो जाती है ना, तो ये बड़ा एक चैलेंज था हमारे लिए उस टाइम, और हम देख भी रहे थे, और सीजनल बिजनेस था, इतना नॉलेज भी नहीं था क्योंकि इस फील्ड में कुछ किया नहीं था हमने, स्विमिंग पे कुछ मैंने ऐसा नहीं किया है। तो फिर क्योंकि पढ़ाई हम कर ही रहे थे, तो हमने ये प्लान किया कि स्विमिंग पूल बनाना है 2015 के राउंड पे, तो वहाँ से मैंने पढ़ाई भी स्टार्ट करी आर्किटेक्चर की एक्चुअली। अच्छा, तो यूएस ग्रीन आर्किटेक्चर से मेरा सर्टिफिकेशन कोर्स भी है। ओके। तो मैंने खुद ही उस टाइम एक्चुअली क्या था, यहाँ पे देहरादून में जो लोकल हमारे ये थे कॉन्ट्रैक्टर्स थे, ये जो बिल्डिंग बनाते थे या स्विमिंग पूल्स बनाते थे, देहरादून में अवेलेबल नहीं थे। ओके। और काफ़ी टफ जर्नी रही है स्विमिंग पूल बनाने की भी, अभी आगे हम पॉडकास्ट में बात कर लेंगे इस पे कि उस टाइम जब मैं प्लान कर रहा था, मेरे पास आसपास तो कोई नहीं था, और अगर आपको याद हो तो जो हमारा नेट का बूम भी आया वो 2016 के बाद ही आया है, जियो ने जब फ्री किया उसके बाद, है ना। उससे पहले थोड़ा सा इंटरनेट भी यूज़ करना बड़ा टफ था, हमको कैफेज में आना पड़ता था, 1 घंटे का 20 रुपये 30 रुपये लगता था, तो वही लिमिटेड टाइम पे हम बैठ के सर्च मारता था मैं, उसके बारे में थोड़ा पढ़ाई करी, सीखा क्या होता है आर्किटेक्चर, कैसे होता है ना। फिर आर्किमिडीज समझा, पानी को समझा, कंस्ट्रक्शन को समझा, उसके बाद खुद ही 1 साल तैयारी करी, एंड 2016 आई स्टार्टेड बिल्ड करना उसको। अच्छा। तो सब कुछ रॉ से खुद ही किया है, हाँ, एक ईंट खुद अपने भाइयों के साथ, ऑफ कोर्स क्योंकि वो साथ में ही थे दोनों, तो हम सब ने मतलब मिलके थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करा। बाकी मेरा एक फ्रेंड है, उस टाइम बन गया था वो मेरा फ्रेंड, कॉन्ट्रैक्टर था वो, तो अच्छा लड़का है बहुत, वो भी उस टाइम स्ट्रगल फेस में था। अच्छा। फर्स्ट टाइम उसके लिए भी एक्सपीरियंस था कि स्विमिंग पूल बनाएगा वो, है ना। तो ऐसे करके हमने बनाना स्टार्ट किया। तो बाकी चैलेंजेस ये थे कि वेदर कंडीशंस फेवरेबल नहीं थी कभी भी, नॉट इवन कंस्ट्रक्शन टाइम में भी हमारा ना, क्योंकि वहाँ पे आरसीसी वर्क काफ़ी होता है ना, आरसीसी का वर्क होता है, लोहे का काम होता है काफ़ी, तो क्योंकि उसको आपको इतना मजबूत बनाना है कि वो पानी को होल्ड कर सके, क्योंकि 25 मीटर्स का पूल है, और डेप्थ भी अगर आप कोई हमें जानते होंगे ब्रोस क्यूब नाम से, ऑलमोस्ट देहरादून में हम अभी हैं जानते हैं लोग थोड़ा सा, तो उनको पता है कि डीपेस्ट पूल है, जो प्राइवेट पूल में डीपेस्ट पूल हमारे पास था। उस टाइम पे चैलेंजेस और भी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस भी थी, पढ़ाई वहीं से करके आए थे, तो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना बनता भी था। बिल्कुल। तो जो कंस्ट्रक्शन के जो नॉर्म्स थे वो उत्तराखंड ने उस टाइम प्रिपेयर नहीं किए थे। अच्छा। कि स्विमिंग पूल कैसा होगा, है ना। एमडीडीए के पास अपना गाइडलाइंस था, बट उसमें सिर्फ इतना ही गाइडेंस था कि आपको अप्रूव कराना है, एमडीडीए या साडा उस टाइम बोलते थे एक, है ना, डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है ये दोनों, तो उनके पास भी गाइडलाइंस नहीं थे। तो मैंने नेशनल गाइडलाइंस जब मैंने सर्च किया, तो उस टाइम वही मैंने बताया, इंटरनेट भी मुश्किल से मिलता था, है ना, डेटा भी नहीं था। तो दिल्ली में जो दिल्ली के गाइडलाइंस हैं और जो मुंबई के गाइडलाइंस हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं हर स्टेट, है ना, सेंटर वो मानना जाता है। तो फिर उसी के अकॉर्डिंग मैंने उस टाइम बनाया था। बिल्कुल। तो ये चैलेंजेस थे। वायर मतलब ये काफ़ी अच्छी चीज़ बताई आपने, क्योंकि जब हम स्विमिंग पूल देखते हैं ना, हम सोचते नहीं है कि इतनी मुश्किल से बना होगा, हम इतना इस तरीके से नहीं सोचते, हम बस मज़े करते हैं वहाँ पे। बट बड़ा अच्छा लगा सुन के कि इतनी चीज़ें लगती हैं स्विमिंग पूल बनाने में, वो भी उस टाइम पे आपने बनाया, तो बहुत बड़ी बात है। ये भी है, इसमें मैं ऐड ऑन कर देता हूँ कि जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है, फ्रॉम बिगिनिंग आप खोदने के बाद जब आप उसको बनाते हैं, तो उसमें जो मटेरियल यूज़ होता है वो भी बहुत कम देहरादून में अवेलेबल था उस टाइम पे। वो भी बाहर से आता था? वो भी सारा हम आउटसोर्स कर रहे थे, फ्रॉम दिल्ली या अहमदाबाद, गुजरात, है ना, या फिर मुंबई, कुछ चीज़ें तो तमिलनाडु से भी आई हैं। तो दैट वाज नॉट इजी दैट टाइम। तो
काफ़ी कुछ मंगा के हमको लगाना पड़ा। टाइल्स बहुत बेसिक चीज़ हमें, अब जो टाइल्स हम मोज़ेक की बात करते हैं आज, है ना, 2015 में देहरादून में मोज़ेक टाइल का कोई नहीं था जो शॉप में बेच रहा था। अच्छा, एक या दो शॉप मुझे मिली थी जो मोज़ेक टाइल पे डील करते थी, और उनके रेट्स बहुत हाई थे, क्योंकि कस्टमर नहीं थे तो है ना, वो क्यों प्रोक्योर करेंगे, क्यों रखेंगे, डिमांड है नहीं। तो वो भी चैलेंज था, बहुत छोटे छोटे चैलेंजेस थे, बट इट्स नॉट अ कंस्ट्रक्शन पॉडकास्ट, है ना। तो बट ये है कि चैलेंजेस थे, बट चैलेंजेस को आप जब हराते हैं तभी आप फिर, है ना, कुछ अचीव कर पाते हैं। दैट्स हाउ वी अचीव आवर स्विमिंग पूल, एंड 2016 में हमने स्टार्ट किया। ओके। तो जब आपका स्विमिंग पूल खुल गया था, आपके दिमाग में क्या था कि आपको एज अ कोच लोगों को सिखाना है स्विमिंग, या आपका था कि मतलब पर आवर के हिसाब से लोग आए वहाँ पे एंजॉय करें? हाँ, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें जब मैं स्विमिंग पूल खुद हम जाते थे, अभी भी जाते हैं जैसे हम, तो उस टाइम मैंने बताया कैश क्रंच रहता था बड़ा, है ना। तो फर्स्ट थॉट जो था मेरा ये था कि जो स्टूडेंट्स हैं हमारे जितने भी, उनके लिए एक अफोर्डेबल स्विमिंग मैं कहीं ना कहीं प्रोवाइड करवाऊँ, ये मैंने सोचा था। और दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। मैंने बहुत ही कम मिनिमल चार्जेस रखे हुए थे स्विमिंग पूल, जबकि स्विमिंग पूल को मेंटेन करना भी एक लग्जरी स्पोर्ट्स में आता है स्विमिंग भी ना। उसको यूज़ करेंगे आप, उसको मेंटेन करने में बहुत पैसा लगता है ना। अगर आप जो स्विमिंग पूल अभी बना रहे हैं जितने लोग, उनको पता चलेगा धीरे धीरे। तो ये था कि मेरा कोशिश ये थी कि हर बच्चा जो भी आसपास जाना चाहता है, प्रेमनगर एरिया हो गया या फिर ऑल ओवर द देहरादून, अभी हमारे पास कस्टमर हरिद्वार ऋषिकेश तक से भी आते हैं, दिल्ली से कोई घूमने आता है हमारे पास आता है ना। और थोड़ा भी पुराने हो गए हैं तो लोग जानते हैं, है ना। रेटिंग्स भी हैं हमारे पास, जेन्युइन रेटिंग्स हैं। हमने कभी किसी को बोला नहीं रेटिंग कर दो या ऐसे कर दो, बोलते हैं, है ना। ऑफ कोर्स वो तो बिजनेस में आपको बोलना ही पड़ता है, बट ये है कि जो भी रेटिंग्स हैं वो हमारे कस्टमर्स के जेन्युइन रेटिंग हैं, तो उस हिसाब से आते हैं। बाकी जो हमारी प्राइसिंग है वो इतना कम रखी हुई थी कि हर बच्चा एफोर्ड कर सकता था। तो वही मेरे को एक खुशी देता था कि यार जो हम, क्योंकि हम बार्गेन करते थे, ऑफ कोर्स ना, मिडिल क्लास में रहते थे, पैसा कम होता था जेब में, तो बार्गेन करते थे। तो मैंने वो ऑप्शन ही खत्म कर दिया कि बार्गेन करना पड़े किसी को, है ना। हर कोई आए, नहाए और एंजॉय करे स्विमिंग को। तो दैट्स हाउ, मतलब मैंने ये सोचा था कि बनाएंगे और फिर इस तरीके से हम चलाएंगे कि हर चीज़ हर किसी के लिए अफोर्डेबल हो जाए। ये सोचा था बस। ओके। तो एज अ कोच आपने शुरू से ही लोगों को सिखाना शुरू कर दिया था कुछ टाइम बाद? नहीं, फर्स्ट ईयर तो उस टाइम तो हम समझ नहीं पा रहे थे बिजनेस, क्योंकि जब आप बिजनेस को सोचते हैं तो वो डिफरेंट होता है, जब आप चलाते हैं दैट वाज डिफरेंट। क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था, बट क्योंकि बैकग्राउंड में मेरी फैमिली में कोई बिजनेस नहीं कर रहा था, है ना, तो इट वाज अ चैलेंज फॉर मी। उस टाइम मुझे समझने में थोड़ा टाइम लग पाया कि पैसा आ रहा है, अब क्या करना है ना। नॉर्म्स तो पूरे किए हुए थे, जीएसटी ले रखा था, है ना, हर चीज़ ले रखा था। मतलब एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन था हमारा, खेलो इंडिया के साथ हमारा टाई अप था, है ना। और जितने भी हमारे पास नॉर्म्स पूरे कर सकते थे वो हमने पूरे किए हुए थे। पर उस टाइम हमको ये लग रहा था कि पैसा आ रहा है, अब इस पैसे को खर्च करना है, बस ये जिंदगी है, ऐसा लगता था, ऐसा लग रहा था। बट ऐसा था नहीं। बिजनेसेस में जितना पैसा आता है यू हैव टू इन्वेस्ट अगेन, है ना, वहीं आपको डालना है, वहीं वापस से डालना है। ये हमको धीरे धीरे समझ में आया। कोचिंग का ऐसा रहा कि 1 साल बाद जब स्विमिंग पूल बन गया तो पेरेंट्स आते थे, तो उन्होंने पूछना स्टार्ट किया कि कोचिंग भी मिलती है यहाँ पे। तो दैट्स हाउ आई गॉट कि मेरे पास एक और अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे कि मैं यहाँ पे क्लासेस भी दे सकता हूँ, है ना। खेलो इंडिया उसके बाद ही आया था। अच्छा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन हुआ खेलो इंडिया में। मैंने उसके बाद हेड कोच के लिए अप्लाई किया। स्विमिंग में पहले से ही करता था, तो मैंने कोचिंग के लिए उसके बाद ट्रेनिंग ली। पहले दिल्ली में मैंने रजिस्ट्रेशन करा, उसके बाद फीना उस टाइम बोलते थे, जो ओलंपिक कमेटी है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा के एलीट कोच का एक कोर्स आता है, वो मैंने कोर्स किया, पास किया, उसको 2-3 साल लगे। उसके बाद मैं कोचिंग में पूरा आ गया 100%। उसके बाद काफ़ी बच्चे ट्रेन किए धीरे धीरे। अरे वाह। अभी आपने बोला ना कि काफ़ी लोग आपने ट्रेन किए हैं, तो आपने बताया था कि आपने आईएमए के कुछ ऑफिसर्स ट्रेन किए हैं, तो उसके बारे में बता सकते हैं कैसे कैसे स्टूडेंट्स आपके पास आए हैं और वो आगे जाके लाइफ में उन्होंने क्या किया? हाँ जी, स्टूडेंट की कैटेगरी में अगर बताऊं तो सबसे छोटा बच्चा हमने जो ट्रेन किया है 3 साल का, है ना। और अपर एज तो हमारे पास 60, 65, 70 तक भी, अच्छा, है ना। मैंने ऑलमोस्ट हर एज ग्रुप को कैटर किया है। तो डिफरेंट एज ग्रुप रहा है हमेशा मेरे पास। हर सीज़न में अलग अलग एज ग्रुप आता है।
तो उसमें ही हमारे जवान जो लड़के हैं जो IMA में ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि हमने खुद भी ट्राई किया है, तो वहाँ पे भी बेसिक ट्रेनिंग में भी आपको ड्रिल्स होती हैं काफ़ी, है ना, स्विमिंग की ड्रिल्स होती हैं। ये तो एक एस्पेक्ट है कि एक ऑफिसर ने तैयारी कर रही है। एक नॉर्मल आर्मी पर्सन ने भी अगर आर्मी में रहना है तो उनको भी ड्रिल्स करनी होती है ना। उसके अलावा मर्चेंट नेवी में आप जाएंगे, स्विमिंग की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे आपकी ड्रिल्स होती ही होती है। ट्रेनिंग में भी आपको यूज़ होगा ही होगा। मर्चेंट नेवी के अलावा जो स्कूल के कॉम्पिटिशन्स हैं, कॉलेज के कॉम्पिटिशन्स हैं, नेशनल, स्टेट लेवल, हर जगह पे आपको स्विमिंग जहाँ भी आप कर रहे हैं या बेसिक स्किल्स में भी आता है। अभी इंडिया में बेसिक स्किल में नहीं लेते हैं, पर ऑल ओवर द अदर कंट्रीज़ में हर जगह बेसिक स्किल में है। मेरे पास बच्चे बाहर से भी आए हैं जो चाइना रहते हैं या फिर है ना जापान रहते हैं, और वो जब भी आते हैं तो बोलते हैं सर हमारा तो वहाँ पे बेसिक्स है, ये लाइफ स्किल है ना। हाँ, लाइफ स्किल है, फर्स्ट क्लास से ही उनको कंपलसरी है स्विमिंग, है ना। और अभी स्कूल्स में भी हमारे इंडिया में जो थोड़ा सा अच्छे स्कूल्स हैं या एलीट क्लास के जो स्कूल्स हैं वहाँ पे है ये, ऑफ कोर्स कंपलसरी है, बट जो नॉर्मल स्कूल्स हैं वहाँ पे नहीं है। जबकि ये मेरे को लगता है कि होना चाहिए, कंपलसरी चीज़ होनी चाहिए। तो इस एज ग्रुप में जो मैं बता रहा था कि जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, काफ़ी ऑफिसर्स भी बने हैं, काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में भी लड़ाई करी है उन्होंने, है ना। लड़ाई बोलेंगे क्योंकि जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है तब आप लड़के ही कहीं भी जा रहे हैं, है ना। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है, आपके पास स्विमिंग पूल नहीं है, यू कांट ट्रेन योर सेल्फ, है ना। कहाँ पे आप करेंगे, घर पर या किसी पब्लिक पूल में जाएंगे, वहाँ पे 100 लोग नहा रहे हैं, कैसे आप ट्रेन करेंगे एक लैप में, बीच में 100 लोग आ जाएंगे आपके बीच में, है ना। तो ये चैलेंजेस तो रहे हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स हैं काफ़ी जो अभी IMA से पास आउट हुए हैं, OTA से पास आउट हुए हैं, और वो ऑफिसर बनने के बाद भी उन्होंने, जैसे NDA से काफ़ी बच्चे मेरे पास आउट हुए हैं, तो वो NDA जब उनका पास हो जाता है तो दे कम टू मी कि सर अभी मैं थोड़ा और एडवांस लेवल पे करके जाऊंगा, तो वहाँ पे मैं जाके और अच्छा करूँगा, है ना। तो मेरे पास ऐसे बच्चे भी आते थे काफ़ी, और कंपटीशन के लिए भी आते थे। स्कूल्स हैं वहाँ पे जो स्टेट लेवल्स के या SGFI KV में तो SGFI होता था, नेशनल्स होता था, उसके बच्चे भी मैंने ट्रेन किए काफ़ी, और दे गॉट मेडल्स एंड, है ना, एवरीथिंग। क्या बात है। जी जी। तो जब आपने शुरू किया था स्विमिंग पूल, तो आसपास के लोग क्या बोलते थे, फैमिली वाले या रिश्तेदार, क्या बोलते थे? ये बड़ा एक ये रहता था कि फैमिली, तो देखो मैंने बताया कि जैसे अपन कोई भी वो नहीं थे, बिजनेस बैकग्राउंड बहुत कम था, ना के बराबरी था तो सेल्फ एम्प्लॉयड थे। बिल्कुल। तो सबने पहले ये बोला कि अच्छा खासा नौकरी लग गई है भाई, चले जाओ, है ना, नौकरी लग गई है। किसी को मैंने बताया नहीं था एक्चुअली ज़्यादा कि मेरी सिलेक्शन हो गया है, या मेरी मदर को पता था, बाकी मेरे आसपास कुछ लोगों को पता ही चल जाता है वो, तो है ना। तो मैंने बताया नहीं था। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एक नेगेटिव वो था कि मेरे को उन्होंने बोला कि मत बना, ऐसा तो नहीं था शायद। मेरी फैमिली में काफ़ी सपोर्टिव हैं सब। मेरे मामा हैं जो अपने मेरे जो मामा हैं वो काफ़ी सपोर्टिव हैं, उन्होंने सपोर्ट किया। एक भाई उन्हीं का बेटा है मेरा, वो रोज़ क्यूब में, है ना। तो सपोर्टिव रहा है वैसे मेरा बैकग्राउंड, बट उनको एक्सपीरियंस नहीं था, या फिर उन्होंने देखा था कि बिजनेसेस कहीं ना कहीं फेल कर जाते हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा रोकने की कोशिश करी, बट समहाउ मतलब दे ऑल मतलब मान गए वो। कहीं ना कहीं उनको ये लगा कि पोटेंशियल है इसमें। सब लोग मेरे को अप्रेज भी करते हैं उस चीज़ को लेके कि कर लेगा शायद, है ना। तो वही चांस लिया मैंने भी, और उसके बाद आज 10 साल हो गए उस बात को। क्या बात है। तो अब आप जब देखते हो ना अपनी लाइफ को, और जब आप NDA की तैयारी कर रहे थे, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, अब आपने जब आप एक बिजनेस खड़ा कर दिया है, कैफ़े भी स्टार्ट कर दिया आपने, बल्कि तो कैसा लगता है अभी आपको सोच के? अभी देख के, पीछे मुड़ के देखते हैं तो वही सब याद आता है कि मत करो है ना, कैसे करेगा। फ्रेंड्स का काफ़ी सपोर्ट रहा, फ्रेंड्स का हमेशा सपोर्ट रहता है। अब देखता हूँ क्योंकि जब मैंने इनिशियल बनाया था उस टाइम मेरे पास एक ही स्विमिंग पूल हुआ करता था और लिमिटेड सी जगह होती थी। अभी तो अब हमारे पास एक और स्विमिंग पूल है छोटा, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, प्राइवेट पार्टीज़ के लिए। उसके लिए हमने एक और स्विमिंग पूल बनाया बाद में, है ना। तो जैसे मैंने बोला बिजनेस का पैसा आ रहा है तो वहीं लगाना है कहीं ना कहीं। उसके बाद फिर एक हमने कैफ़े भी उसमें डेवलप किया, छोटा सा हमारा इन हाउस ही कैफ़े है अपना ही हमारा, उसमें सब कुछ ही बनता है और हम बुकिंग्स भी लेते हैं उसमें। अच्छा। तो इस तरीके का कैफ़े है और पसंद आता है लोगों को, वाइब सब कुछ पसंद आता है। मॉर्निंग वाइब भी पसंद आती है, शाम की भी आती है। क्लासेस भी चलती हैं, मॉर्निंग सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाती हैं क्लासेस, रात के 8 बजे तक चलती हैं, है ना। तो अच्छा लगता है, कभी कभी लगता है कि ठीक ही किया डिसीजन लेके
नहीं करते तो शायद अभी वो मज़ा नहीं आ रहा होता। पता नहीं चल पाता ना हाँ, कि future क्या तो- होता, वरना फिर वही सोचते रहते कि अगर किया होता तो क्या होता। उसमें फंस जाते हैं लोग। वो मैंने कहीं ना कहीं वो नहीं छोड़ा कि मैं बाद में जाकर के रिग्रेट करूं। हाँ थोड़ा सा मेरा नेचर ऐसा ही रहा है कि मैं अगर आप सोच ले रहे हैं तो कर लो, बिल्कुल बाद में रिग्रेट करने से बेटर है। बिल्कुल। तो आप देहरादून के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कुछ, जो भी स्विमिंग सीखना चाहते हो या स्विमिंग पूल एंजॉय करना चाहते हो, ब्रोस क्यूब के बारे में बताना चाहेंगे जिनको नहीं पता? हाँ, जिनको पता है वो तो हमेशा वो आए हैं, सपोर्ट किया है, और मेरे पास कस्टमर 10-10 साल तक अभी रेगुलर है, तो उनका तो हमेशा थैंक यू है और आभार है दिल से। और उसके अलावा जितने भी नए मुझे लोग देख रहे हैं जो देहरादून में अब शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, कहीं ना कहीं ब्रोस क्यूब अभी हमारा प्रेम नगर में हम सर्विसेज दे रहे हैं, बट धीरे धीरे वी विल एक्सपेंड, और मुझे लगता है कि देहरादून के अलग अलग कोनों में भी फिर से ब्रोस क्यूब हम हर जगह अपनी फ्रेंचाइज खोलने की कोशिश करेंगे। ये मेरा अगला कोशिश है कि सिर्फ प्रेम नगर तक हम सीमित ना रहें, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि आपके आसपास बहुत स्विमिंग पूल खुल रहे हैं, पर मेरा उसमें बड़ा एक रहता है कि जितने भी हमारे बिज़नेस ओनर्स हैं जो पूल चला रहे हैं, कहीं ना कहीं हाइजीन को लेके, मेंटेनेंस को लेके बहुत चैलेंजेस फेस भी करते हैं, मुझे पता है। और कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड भी हो जाते हैं और कस्टमर के बारे में नहीं सोचते हैं, तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी मैं यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ के थोड़ा और कहीं पे भी स्विमिंग पूल खोलूँ, और मेरी नए कस्टमर्स से या फिर जो भी हमें देख रहे हैं अभी, उनसे ये गुजारिश रहेगी कि जब भी आप ब्रोस क्यूब नाम से कहीं देखें तो आप एक ट्रस्ट की तरह हमें देखें और एक ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करें। आप आएँ, समझें हमें कि हम क्यों ऐसे ट्रेंड कर रहे हैं, या जस्ट डायल में भी हम ट्रेंड करते हैं हमेशा। उसके अलावा हाइजीन के मामले में हम कोशिश करते हैं कि सबको अच्छा पानी दें। कैफ़े में भी मैं यही कोशिश करता हूँ कि जो मैंने बताया कि हमने जैसे स्विमिंग पूल अफोर्डेबल बनाया था, हमने अपना कैफ़े भी बहुत अफोर्डेबल बनाया है। हमारा जो मैक्सिमम जो हमारा मेन्यू का जो कॉस्ट है वो 100 या 150 को पार नहीं करता है। अच्छा, किसी भी तरीके का, और क्वांटिटी भी हम अच्छा देते हैं क्योंकि हमारे पास जल्दी ग्रुप आते हैं, है ना। ये बहुत मुश्किल हो गया इस रेट पे आजकल कुछ भी मिलना। हम एक्चुअली इसमें कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि जगह अपनी होने से उसमें हमको थोड़ा सा मार्जिन है, तो कोशिश करते हैं कि अच्छा खिलाएं, डिलीवर करें। हमने एक्चुअली फास्ट फूड जैसी चीज़ें नहीं रखी हुई हैं, मैं अपने कस्टमर्स को बताता भी हूँ, जैसे हमने मैदे से बनने वाली चीज़ें नहीं रखी हैं ज़्यादा, है ना। जो भी कोशिश करते हैं कि जो हम ब्रेड्स भी लेके आए हैं या फिर हम पास्ता भी यूज़ कर रहे हैं, छोटी मोटी चीज़ें, ये मैं कोशिश करता हूँ कि रावा की रहें, कहीं ना कहीं गेहूं की रहें, या फिर किसी तरीके से हेल्दी थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि देहरादून अब आगे बढ़ रहा है और बाहर से काफ़ी लोग अभी देहरादून में एंट्री कर रहे हैं और यहाँ पे जगह ले रहे हैं, बना रहे हैं, तो वो इसी आस से आए हैं देहरादून में कि उनको एक अच्छा पानी, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, हवा पानी सब साफ़ होगी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो चीज़ भी फुलफ़िल कर पाऊँ कहीं ना कहीं कैफ़े के द्वारा। तो मेरा कोशिश ये भी है कि अभी हमारा जो सीज़न ऑफ हो जाता है ब्रोस क्यूब स्विमिंग पूल का, उसके बाद हम कैफ़े भी कहीं पे स्टार्ट करने वाले हैं, तो सेम ब्रांडिंग के नीचे हम डिफरेंट बिजनेसेस को रन करेंगे। तो एक जो ट्रस्ट हमारे पे बना हुआ है लोगों का, उस ट्रस्ट को हमेशा बना के रखने की कोशिश है। और मेरी सबसे यही अपील है कि आप लोग जहाँ भी ब्रोस क्यूब देखें तो एक वही फिर से ट्रस्ट को, मतलब आप समझें कि ट्रस्ट वर्दी है और ट्रस्ट कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल, ये एक बिजनेस ओनर से ज़्यादा कोच का माइंडसेट है। है ना। कोशिश तो यही रहती है कि एक कोच करते रहो, बिल्कुल, कोच करते रहते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन खुद भी मिलता है ना, और उनके सामने उनके लोगों से सीखते हैं हम भी काफ़ी कुछ, बच्चे भी काफ़ी कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, है ना। तो उसके साथ साथ हम भी ट्राई करते हैं। तो अभी कंपटीशन की तैयारी मैंने बताया था, है ना, तो उसमें भी हम फिर बच्चों को भेजते हैं इधर उधर, कहीं कंपटीशन लड़ लेंगे, तो सीखने को हमें भी मिलता है बहुत कुछ उनसे। बिल्कुल। तो अभी जैसे आप बता रहे थे कि देहरादून में पहले बहुत मुश्किल था स्विमिंग पूल खोलना, अभी बहुत इजी हो गया होगा आई थिंक। हाँ, डिजिटलाइजेशन या फिर आप बोलेंगे इंटरनेट बूम जो आया है, उसकी वजह से अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हुई है। इंडिया मार्ट अगर आप एक प्लेटफॉर्म जानते होंगे, तो इंडिया मार्ट ने बहुत इजी कर दिया है हर कुछ। तो इंडिया मार्ट से अब आप कर्नाटक, केरल, किसी भी कोने से आप कोई भी सामान मंगा सकते हैं और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग मिल जाती है आपको। ईजी है अभी मंगाना, पर वही है कि
चैलेंजेस तो पहले थे ही, पहले हर चीज़ का चैलेंज था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है, टाइम लग रहा है धीरे धीरे, बट हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। अभी इजी है तो इजी भी हो गया है, बट हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी है, बिल्कुल। क्योंकि पहाड़ इतना लोड नहीं ले पाते हैं, है ना। पहाड़ है, अभी हम वैली में हैं, तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन का लेवल किस लेवल पे पहुँच गया है, बिल्कुल, है ना। तो वो चीज़ें हमें समझनी होंगी, जिम्मेदारी हमारी ही होगी, यही है। ग्रेट। सो थैंक यू सो मच यार, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, Thanks, और आपके स्ट्रगल और सक्सेस के बारे में जान के तो और अच्छा लगा, क्योंकि एक स्विमिंग पूल खोलने में इतना स्ट्रगल होगा मैंने नहीं सोचा था, और आपसे बात करके जब पता लगा तो और ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि आप यहाँ पर आए, आपने अपनी स्टोरी सुनाई। सो थैंक यू सो मच यार। आपको कैसा लगा, मज़ा आया? मज़ा आया, और बहुत मज़ा आया। अक्षय बहुत मेहनत करते हैं, मैंने इनको बहुत पहले से देखा हुआ है, और इन्होंने भी मेरे को बोला कि बात करनी है, पॉडकास्ट में बात करेंगे, तो उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू आपका भी। अरे वो तो आपकी स्टोरी जब हमने सुनी थी तो मेरे को था आपको तो बुलाना ही है। हाँ, तो मेरा भी सबसे अपील है कि अक्षय भाई को भी बहुत सपोर्ट करें देहरादून में, जैसे हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं आप 10 साल से। ऑल ओवर द इंडिया आप इनको और ऊपर लेके जाएं, नंबर 1 का पॉडकास्टर बनाएं इनको। थैंक यू सो मच, वेलकम, थैंक यू।